जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर, आ रही है। ठीक है। हमारे टाइम खत्म होने से पहले पहले हम जिस चीज पे बात कर रहे थे वो ये थी कि रिस्क को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं और ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अवॉइड के केस जो हमने डिस्कस किए थे वो ये डिस्कस किए थे कि गाड़ियों के अंदर आपने सीट बेल्ट देखी होंगी, एयर बैग्स देखे होंगे, गाड़ी का जो फ्रेम है उसको मजबूत करने की बात होती है कि जी आप गाड़ियों के अंदर जो केबिन है उसके अंदर इम्पैक्ट कम से कम जाए, ठीक है। ये सारी चीजें आप रिस्क को अवॉइड करने के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन गॉड फॉरबिड कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि रिस्क आप अवॉइड नहीं कर पाए और जो भी लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उनको इम्पैक्ट आ गया, या तो वो खुदा ना खास्ता डिसेबल हो गए या मर गए। उस सिचुएशन को आपने इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया। और इंश्योरेंस में क्या किया, इंश्योरेंस में आपको उस नुकसान के एवज कोई ना कोई कॉम्पनसेशन मिल गया, मॉनेटरी पैसों की शक्ल में, कि आपको इस तरह से मैनेज हो गया। कुछ इंश्योरेंस प्लान इस तरह से डिवाइस होते हैं कि जी आप उस जो फैमिली है जो अफेक्ट हुई है उसके अंदर, उसके अगर कुछ छोटे बच्चे हैं तो उनके स्कूल का जो एजुकेशन है वो वहां से कवर कर ली जाए। कुछ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर ये चीज होती है कि जी ठीक है, ये अगर नुकसान आपका हुआ तो ये नुकसान एज इट इज वापस आपको कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर वो गाड़ी का नुकसान हुआ है तो वो गाड़ी आपको एज इट इज वापस दे दी जाएगी दूसरी, ठीक है। ये तमाम चीजें कहलाती हैं रिस्क ट्रांसफर, बिकॉज आपने क्या किया है कि आपने वो रिस्क ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे। और जो प्रीमियम आप दे रहे होते हैं वो प्रीमियम आप इसलिए दे रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को कि आपने अपना रिस्क उसके खाते में लिख दिया। उस खाते को मैनेज करने के लिए भी तो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसे चाहिए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम से उस रिस्क को ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मुझे पता है, लेकिन मुझे बताया कि इसमें से समझ में क्या है, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड सो फार। सर रिस्क को ट्रांसफर करना है, सिंपल, बस ये है कि रिस्क ट्रांसफर कर देना किसी दूसरे के ऊपर। ट्रांसफर और अवॉइडेंस पे फर्क क्या है? सर मेरे ख्याल से जो भी हम रिस्क अवॉइड करते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा होता है। हाँ, ये मुझे बताएं, ये जैसे कि कैसे अगर फॉर आपने एग्जांपल मैं न्यू ये स्टेटमेंट आपने किस तरह से दी है, ट्रांसफर कैसे हो रहा होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं BMW खरीदता हूँ, शोरूम से निकालता हूँ, तो उस BMW के रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो रिस्क है गाड़ी को नुकसान होने का। लेकिन अगर मैं अपने बैठने की आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से कहिए। सिराज भाई अपना माइक जरा म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है जी। सलमान आप कुछ बात कर रहे थे उस टाइम पे, आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी, रिपीट करिए प्लीज। सर वो कनान भाई थे। अच्छा कनान थे, सॉरी। जी कनान अभी है हमारे साथ या ड्रॉप हो गए? जी सर हैं। जी सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस आ गया। आवाज आ रही ठीक है आपको? है जी। कनान आप बताइए क्या कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि अगर मैं गाड़ी के पर्सपेक्टिव से देखूं कि मैं BMW न्यू निकाल के लेकर आया हूं फॉर एग्जांपल रोड पे, ठीक है। तो उस गाड़ी के एक्सीडेंट होने का रिस्क ज्यादा है। और अगर मैं अपनी जान के हिसाब से रिस्क देखूं कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं,
तो उसमें सीट बेल्ट है, जो है आपका एयर बैग्स हैं, फ्रेम अच्छा है, एयर बैग्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल। तो उससे मेरी जान तो सेफ हो जाएगी, लेकिन अगर मैं गाड़ी के रिस्क पे देखूं कि मेरी करोड़ों रुपए की गाड़ी को नुकसान हो जाए, तो उसका रिस्क ज्यादा है। तो अगर मैं अवॉइड करता हूँ उस रिस्क को, तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उस गाड़ी के रिस्क को अपनी जान के ऊपर। आप तो मुझे गाड़ी का जिस रिस्क मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आपने जो बात की है, मैं उसको एक दूसरा लफ्ज इसमें इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ट्रांसफर की जगह मैं आपसे लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ट्रेड ऑफ। आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल इंश्योरेंस कराने के बजाय गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी का नुकसान जो है ना वो भी बड़ा नुकसान है, अंदर तो मैं गाड़ी से महफूज हुई ना। तो आपने नहीं, ट्रेड असल ऑफ में किया सर है। दोनों तरह की इंश्योरेंस है ना सर। हाँ, दोनों तरह की इंश्योरेंस है, और आपने ये डिसाइड किया कि मैं गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, अपनी इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है, मिसाल ले लेते हैं, या मैं अपनी इंश्योरेंस कम की करवा लेता हूँ, गाड़ी की इंश्योरेंस ज्यादा की करवानी पड़ेगी। सही है? ठीक सर, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी गाड़ी की इंश्योरेंस तो हुई भी है, लेकिन उनकी अपनी इंश्योरेंस नहीं हुई भी। सही है। तो ऐसी सूरत में वो तमाम लोग जिन्होंने इस तरह का सिचुएशन की हुई है, उन्होंने ये कहा इनडायरेक्टली अपने आप से कि मेरी सेल्फ इंश्योरेंस इज लेस इंपॉर्टेंट देन द इंश्योरेंस ऑफ माय कार। सही है? तो उन्होंने ट्रेड ठीक सर। ऑफ किया, उन्होंने ट्रेड ऑफ किया, ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने ट्रेड ऑफ किया अपनी जान की मोल को गाड़ी के मोल से। सर इसमें एक एग्जांपल एक और ऐड करना चाहता हूँ मैं। इसमें ये हो सकता है सर कि अगर आप कोई नई गाड़ी निकलवाते हैं शोरूम से, और आप उसको ऐसे किसी ऐसे एरिया में लेके जाते हैं जहाँ आपको ये खदशा है कि यार ये थेफ्ट हो सकती है, स्नैच हो सकती है, तो आप फिर भी उसको लेके जाते हैं क्योंकि आपका जाना बहुत जरूरी होता है। आप उस गाड़ी में वहां चले जाते हैं, और आप, और अल्लाह ना करे वो गाड़ी अगर स्नैच भी हो जाती है तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस हुई भी होती है उस गाड़ी की। तो आपने एक ठीक तरह है। से वो आपने उस एरिया को अवॉइड करते हुए आपने वो पूरा जो रिस्क था आपने वो ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो बिल्कुल आपने सही अवॉइड है। भी किया और आपने ट्रांसफर भी कर दिया साथ साथ। बिल्कुल सही, अवॉइड नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया। अवॉइड उस वक्त होता है जब मैं उस एरिया में जाता ही ना। देखो, रिस्क तो अगर हो गया ना, गाड़ी जाके वहां पे थेफ्ट हो गई, या गाड़ी वहां जी जाके सर। स्नैच हो गई, या वहां पे गाड़ी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, तो रिस्क जी अवॉइड तो नहीं हुआ, रिस्क हो गया, रिस्क तो अकर हो ही गया। समझ रहे? सही सही सर। तो रिस्क की अकरेंस का जहां तक मामला है, हम उनने उसको अवॉइड नहीं कर सके, हम वहां पे चले गए और वो रिस्क जिसकी अकरेंस होनी थी वो अकरेंस हो भी गई। तो हमने अवॉइड तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमने रिस्क को ट्रांसफर जरूर कर दिया। सही सर। ठीक है? तो रिस्क हमने दो चीजें यहां पे डिस्कस की हैं, एक है रिस्क अवॉइडेंस और रिस्क ट्रांसफर। ठीक है? अब ट्रांसफर की बहुत सी और एग्जांपल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल चूंकि आसान थी, कॉमन थी, इसलिए मैंने पहले रख दी थी। रिस्क की जो ट्रांसफर है, आप उसकी एग्जांपल एसएलए की फॉर्म में भी तो ले सकते हैं। वो जब हम किसी के साथ, किसी वेंडर के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट करते हैं, तो वहां पर भी तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपना रिस्क किसी दूसरी कंपनी के ऊपर, किसी दूसरी टीम के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप अपने पास अपनी कंपनी के अंदर इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं, और आप ये कहते हैं जो एसएलए आप साइन करते हैं उस कंपनी के साथ, वो होता है मिसाल के तौर पे जी कि इंटरनेट अप टाइम जो होगा वो 99% होगा फॉर एग्जांपल, और जी अगर 99% से कम होता है तो 95% तक वी आर ओके, लेकिन 95% से भी नीचे अगर आपका अप टाइम होगा तो आपको हर पर्सन के ऊपर मिसाल के तौर पे 1000 रुपए की पेनल्टी है। ठीक है? अब अगर वो 94% होता है तो जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग वाली कंपनी है वो आपको 1000 रुपए एज अ पेनल्टी चार्जेस दे रही होगी। अगर वो 90% पे चला गया है तो 5000 रुपए एज अ पेनल्टी जो है आपको कंपनी दे रही होगी।
ये आपने क्या किया, यहां पर भी आपने रिस्क को अवॉइड नहीं किया, आपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कि ये काम कोई और देखे, कोई और मैनेज करे। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। आप में से कुछ लोग ऐसी फर्म्स में काम करते होंगे जहां पर कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता होगा। जैसे आप मोबिलिंक है, टेलीनॉर है, जब इन जगहों पे आपके पास जहां जिनके कनेक्शंस होते हैं उनकी हेल्पलाइंस मौजूद होती है। हेल्पलाइन क्या करती है, हेल्पलाइन भी एग्जैक्टली यही काम करती है कि वो कंपनी का रिस्क अपने ऊपर ट्रांसफर करवा लेती है। लोग उन प्रॉब्लम लेके कंपनी वाले के पास नहीं जाते, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसका काम है उसको सही करना, उनके पास नहीं जाते, वो हेल्पलाइन के पास जाते हैं कि भाई हमारा ये मसला है। वो पीछे से सपोर्ट जो होती है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आ रही होती है, लेकिन जो लोड आना होता है कस्टमर का या कस्टमर फेसिंग करनी होती है, वहां पर उनको इंगेज होने की जरूरत नहीं होती। तो वहां पर भी उन्होंने अपना रिस्क ट्रांसफर करवा लिया। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, यस सर। तो जी सर। मुझे कोई और एग्जांपल दे सकते हैं रिस्क ट्रांसफर की? इंश्योरेंस की बात हमने कर ली, कस्टमर सपोर्ट की डिपार्टमेंट की हमने बात कर ली, कोई और एग्जांपल दे सकते हैं मुझे रिस्क ट्रांसफर की? सर अगर सेम एग्जांपल अगर हम गाड़ी ही की ले लें तो लाइक जैसे अगर मैं गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं हम लोग कोई भी, तो एक गाड़ी हमें मिल रही है जिसमें लाइक जैसे एयर बैग्स नहीं है या सीट बेल्ट्स नहीं है या उसमें मतलब और सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है, वो हमें कम कीमत पे मिल रही है और उसी पावर की और उसी मतलब कि उसमें फ्रेम वगैरह वो सब वही लगा हुआ है, लेकिन उसमें इस तरीके की कुछ हमारे पास जो एक्सीडेंट के केस में प्रिवेंशन ज़्यादा है, वो गाड़ी हमें थोड़ी महंगी मिल रही है। तो वो हम यानी वो हम अपनी जेब से पे करके और उस रिस्क को यानी अपने खुद पे बेयर करके हम एक्सपेंसिव गाड़ी ले रहे हैं ताकि हम उस रिस्क को जो है वो कम कर सकें, यानी ज़्यादा कॉस्ट पे करने की सूरत में। हाँ, तो ये ज्यादा कॉस्ट पे करके मैंने रिस्क को अवॉइड किया है या रिस्क को ट्रांसफर किया है? सर इसको रिस्क अवॉइडेंस भी कह सकते हैं, अवॉइड ट्रांसफर किया भी है कह सर। सकते हैं। नहीं, ट्रांसफर नहीं कहेंगे, अवॉइडेंस कहेंगे। देखिए, आप रिस्क को अकर होने से बचा रहे हैं। जो चीजें आपने पैसा खर्च करके ली हैं, सीट बेल्ट्स हैं, एयर बैग्स हैं, अच्छा फ्रेम है गाड़ी का, ये चीजें आपके रिस्क को अवॉइड करने के लिए, रिस्क जिसमें एक्सीडेंट में चोट आने के चांसेस ज्यादा हैं, आपने उस रिस्क को अवॉइड कर दिया उस गाड़ी के साथ जिसमें अच्छी सीट बेल्ट, अच्छी एयर बैग्स, अच्छा फ्रेम, अच्छी सीटें मौजूद है, आपने उससे उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो ये अवॉइडेंस के लिए बिल्कुल सही एग्जांपल आपने दी है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। एक एग्जांपल ये है, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, आपने उसका शायद नाम सुना हो, सोनी। नाम सुना है आप लोग? जी सर। जी सर। क्या बनाते हैं लोग? मोस्टली अभी तक इलेक्ट्रिकल तो अप्लायंसेस ये बनाते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होती हैं, लाइक Sorry? एलईडी होती है, लाइक टीवी वगैरह होता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाते हैं, बिल्कुल, और टीवी वगैरह बनाते हैं। एक मिनट। जी, सॉरी। अच्छा, हम बात कर रहे थे सोनी कंपनी के बारे में। सोनी कंपनी की हमने बात ही की थी कि अवॉइडेंस जो, सॉरी अवॉइडेंस कह रहा हूँ, वो कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करती है, टीवी वगैरह बनाते हैं और तमाम चीजें बनाते हैं। ठीक है,
उन्होंने आपको शायद ये सुन के हैरत हो कि उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा हाई हैं कि उन्होंने जो अपनी वो है असेंबली लाइन है, उस असेंबली लाइन के ऊपर जहां पे टेलीविजन बनते हुए चले आ रहे होते हैं, जिसमें वो कार्ड्स लगा रहे हैं, स्क्रीन्स लगा रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, उन तमाम चीजों की जो असेंबली लाइन होती है, उस असेंबली लाइन के ऊपर आके लास्ट में जो लास्ट पोर्शन होता है उसमें वो टेलीविजन को चेक नहीं करते और वो सिंपली उसको उठाते हैं और बॉक्स करके सेव कर देते हैं। दे डोंट इवन चेक कि जो टेलीविजन उनके पास असेंबली लाइन पे बनता हुआ आ रहा है वो टेलीविजन ठीक है भी कि नहीं है। ठीक है, सो कीपिंग, अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आया कस्टमर के पास पहुंचने के बाद वहां पे वो टेलीविजन चले या ना चले। मिसाल के तौर पे आप एक ब्रांड न्यू टेलीविजन सोनी का मार्केट से खरीद के लेके आते हैं और अपने पास जब आप उसको कनेक्ट करते हैं या दुकान के ऊपर आप उसको कनेक्ट करते हैं तो वो ऑन ही नहीं होता। तो कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रेपुटेशन को हिट होगी, उनका नाम खराब होने की बात हो जाएगी बिल्कुल और उनका जो डिवाइस है उस डिवाइस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे काम के लिए सोनी कंपनी दो तरह के एफर्ट्स करती है। एक एफर्ट कि उन्होंने अपने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं कि कौन सी चीज कब कैसे लगानी है और किस क्वालिटी की चीज लगानी है, वो चीज आपके इतनी हाई स्टैंडर्ड की है कि वो रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं कि वो चीज ना चले। उस ना चलने वाले रिस्क को अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपनी असेंबली लाइन के ऊपर जो प्रोसीजर्स अपनाए हैं वो चीजों के अंदर क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दैट मीन्स अवॉइडेंस आ गई किसी भी उस रिस्क को लेके कि वो डिवाइस ना चले। उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि ना चले। हो सकता है उन्होंने हजारों टेलीविजन बनाए, उसमें से 3 ऐसे हों जो कि ना चले, ऑन ना हो, यूज में ना आए, खराब हो जाए। ऐसी सूरत में उन्होंने अपनी इंटरनेशनल वारंटी रखी हुई है कि जी आपकी कोई डिवाइस ना चल रही हो, कोई मसला नहीं है, आप हमें कॉल करें, हम आपकी डिवाइस रिप्लेस कर देंगे। ये क्या है? ये है ट्रांसफर। उन्होंने अपना रिस्क अवॉइड किया क्वालिटी को हाई करके। असेंबली लाइन के ऊपर जिन चीजों पे वो काम कर रहे थे उन चीजों की क्वालिटी को इंप्रूव करके उन्होंने रिस्क को हाई किया और अवॉइड किया उस तरह से। उसके बाद भी अगर रिस्क अकर हो रहा है तो उस रिस्क की अकरेंस को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया वारंटी के जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर कि जी आपके पास उस इन तमाम चीजों के बावजूद अगर चीज खराब आती है जिसके चांसेस कम है, लेकिन अगर फिर भी खराब आती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम आपकी डिवाइस आपको रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर सोनी कंपनी ने अवॉइडेंस और ट्रांसफर दोनों चीजें एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दी। ठीक है, ये वाला पॉइंट सोनी कंपनी वाला, ये मुझे बताइए क्लियर है, कंफर्म है, नहीं है? क्योंकि मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहा है एक्चुअली। क्लास होती है तो हम एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो ज्यादा आसान होता है समझना बात को, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर, जी समझ सर। आ रहा है। ठीक है, सो एक ही कंपनी ने किसी दूसरे को इन्वॉल्व किए बगैर उन्होंने क्या किया, अपनी ही प्रोडक्ट के ऊपर अवॉइडेंस और ट्रांसफर ऑफ रिस्क दोनों को आगे लेके चले गए। ठीक है, यस सर। चलो जी सर। अब ये इतनी ढेर सारी तमीज बांधने के बाद आई वांट टू ब्रिंग यू गाइस फॉर कि मुझे ये बताएं कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की अगर डेवलपमेंट हो रही है कहीं पे, किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया जा रहा है, वहां पर मैं रिस्क की अवॉइडेंस और ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं?
सर हम उसमें अपना जो क्वालिटी चेक है या जो हमारी एसक्यू है, नंबर एक तो हम उसको स्ट्रॉन्ग करें, और नंबर दो ये है कि हम इन टर्म्स ऑफ अगर सॉफ्टवेयर बात करें तो हम पहले बीटा टेस्टिंग दे दें, या जो बीटा वर्जन आते हैं उसको आप चला के चेक करें, अगर उसमें कोई इशू आते हैं तो फिर हम उसको फिक्स करके फिर दोबारा से आपको फाइनल रिलीज देंगे। बिल्कुल सही। और कोई और एग्जांपल देना चाहेंगे, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बात में? सर ट्रांसफर इस तरह से होगा कि उसकी जो है हम सपोर्ट दें टाइम टू टाइम। ठीक है। अवॉइडेंस और कैसे कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर? मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मैं रिस्क जो अकर हो सकते हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे, कौन कौन से रिस्क हैं, लेकिन जो रिस्क अकर हो सकते हैं उसके अंदर मैं अवॉइडेंस कैसे कर सकता हूँ, अवॉइडेंस कैसे कर सकता हूँ? सर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनको हम प्रॉपरली मैनेज कर लें, और इसके अलावा ये कि स्कोप से ना हिले हम। तो अगर हम स्कोप को जो है वो बाउंड करके रखें विद ना टाइम एंड कॉस्ट, तो मेरा ख्याल है रिस्क काफी हद तक अवॉइड हो सकता है। ठीक है। और अगर मैं आपकी बात को रेफर थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मेरे SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, अगर मैं उसके हर फेज पे मल्टीपल चेक्स लगा लगा के काम करूं तो मैं बहुत सारे रिस्क से अपने आप को बचा सकता हूं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेन हमारे पास जो 3 होते हैं वो ये होता है स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। इन तीनों को हमने जो है वो कंट्रोल करना होता है, और क्वालिटी जो होता है वो फिर ओवरऑल वैसे जब हम तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ड्रिवन हो जाती है। तो ये नहीं, है क्वालिटी ये चौथा ये फैक्टर ये है। ये ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करूंगा। देखिए, आप जो बात कर रही है ना वो जी सर। चीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। ये सारे के सारे फैक्टर इंडिविजुअली मैनेज होते हैं। आप बहुत सारी ऐड करके क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं भी कर सकते और कर भी सकते हैं। आप बहुत ज्यादा अच्छे मैन पावर लगाकर क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। तो ये यही चीज जो होती है ना, यही तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। आप कहीं पर किसी जगह ये नहीं कह सकते कि मैं अगर प्राइस पर बढ़ मुझे सेम गोज कि अगर मैं बहुत अच्छे मैन पावर यूज कर रहा हूँ, टाइम बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, तो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो ये तमाम जो पैरामीटर फ्लक्चुएट करने के वो इंडिविजुअल, जो मैंने आपकी डायग्राम शेयर किया जी उसमें सर। जितने बॉक्सेस बने हुए हैं, 8 बॉक्स हैं, 4 ऊपर बने हुए हैं, 4 नीचे बने हुए हैं, बीच में एक इंटीग्रेशन का बॉक्स है। ठीक जी है, जी। ये चारों के चार, ये आठों के आठों बॉक्सेस जो है, ये हर बॉक्स इंडिविजुअली एक दूसरे पे प्रॉब्लम कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं पे स्कोप चेंज करूंगा तो स्कोप चेंज होने की वजह से मेरा टाइम भी चेंज हो जाएगा, मेरी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, मेरी क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, मेरी प्रोक्योरमेंट भी चेंज हो जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स भी एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा, मेरी कम्युनिकेशन भी चेंज हो जाएगी और मेरे रिस्क फैक्टर भी कम ज्यादा हो जाएंगे। सही जी है। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ठीक है सर, थैंक यू। रिस्क की बात करता हूं तो उसकी वजह से भी सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। सो आप किसी सही जगह है। फिक्स नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो जो आपने ठीक है, ऑटोमेटिकली का वर्ड यूज किया था ये तमीज से उसके लिए बात रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। मैं एक कॉन्सेप्ट था जो बना हुआ था वो अब सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा, अब अपनी बात आप पूरी कर लें जो आप बात कर रही थी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में। सर मैं यही कह रही थी कि हम रिस्क जो है वो किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर बनाते हुए। तो सबसे पहले तो ये कि स्कोप, रिस्क किस किस तरह के आते हैं वो तो आइडेंटिफाइंग या रिस्क मैनेजमेंट प्लान हो तो एक आगे की बात है। लेकिन सबसे पहले तो हम स्कोप के ऊपर जाते हैं कि स्कोप जो है ना वो कहीं से क्रीपिंग ना हो जाए, उसकी ना कहीं इधर उधर वो जो है क्या कहते हैं मूव, उसकी मूवमेंट ना हो जाए, या मतलब स्कोप के ऊपर अगर हम बाउंड हो जाए तो उस लिहाज से स्कोप, टाइम और कॉस्ट जो है उसको अगर हम टाइटली उसको देख लें तो मेरा ख्याल है काफी ज्यादा हद तक हम रिस्क अवॉइड कर लेते हैं।
ठीक है। और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक होती है। जैसे हमारे मैन पावर्स हैं या हमारे जो अच्छी रिसोर्सेज होती हैं उनका बैकअप रखना, चीज़ों का बैकअप रखना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर हमें पहले से फ्यूचर मतलब पहले से देखते हुए प्लानिंग कर लेना कि अगर ये मतलब अच्छी रिसोर्स है मेरी, ये चला गया तो उसका बैकअप होना चाहिए मेरे पास। इसी तरह से अगर मेरा ये वाला डेटा उड़ गया तो उसका मेरे पास बैकअप होना चाहिए, कहाँ पर सर्वर लगा हुआ है, अगर वो उस जगह पर ज़लज़ला आ गया या कुछ हो गया तो मतलब ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, इनके इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटीज़ के मुताबिक हमने इनको डील करना होता है। लेकिन अवॉइडेंस ये है कि जब हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर तो उस वक़्त हमें सबसे पहले जो है ना 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक टाइटली बाउंड करना होता है। स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, और साथ में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हमने जो सबको लेकर चलना होता है। तो हम काफ़ी ज़्यादा हद तक रिस्क अवॉइड कर लेते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मुझे पता है। ठीक है, और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कुछ? जी सर, मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं शायद कुछ अर्ली वाली चीज़ें जो है ब्रीफ कर दूँ। रिस्क को जो है, रिस्क में कुछ चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये पार्ट है शॉर्ट एनालिसिस का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको रिसोर्सेज या जो है प्रोजेक्ट मैनेजर वो एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि भाई ये काम मैं इसे जो है कर सकता हूँ, इसे मैं अपॉर्चुनिटी लूंगा, एज एन अपॉर्चुनिटी लूंगा, और जो है वो इसको सरअंजाम दे के अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और अपनी एफर्ट्स जो है वो प्रूव कर सकूंगा। थ्रेट इन सेंस, अगर वो किसी प्रोजेक्ट को देखता है कि ये चीज मुझे नुकसान दे सकती है, या इस चीज को मैं या इस प्रोजेक्ट को जो है मैं सक्सेसफुली डिलीवर नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए एक थ्रेट बन जाता है। और उस केस में वो स्ट्रेटेजी उसकी ये होती है कि वो उस रिस्क को ट्रांसफर कर देता है टू द अदर पर्सन और द अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट फॉर द रिस्क जो है वो लेवलाइज करते हैं। ये मैं जो है वो पहली चीजें जो पहले बता गया। सर ठीक है जी अर्चना। सर मैं सॉफ्टवेयर इंटरम के अंदर एक एग्जांपल इंक्लूड करना चाहूँगा। मतलब हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो होती है उसके यहाँ एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ था कि हमें बोला गया था कि डेवलपमेंट से पहले अगर हम अप्रोचेस को, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस जो होती हैं उनको अगर सही सेलेक्ट कर लें तो काफ़ी हद तक रिस्क की जो हैंडलिंग है वो हो सकती है। हमारे यहाँ जो फॉलो होता है वो एजाइल फॉलो होता है, एजाइल डेवलपमेंट। तो अब ये बाकी सर आप देखिएगा, मुझे सिर्फ ये पता था कि हमारी जो अपर टीम है, मतलब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुए और अपर हायरार्की है, वो बोलते हैं कि एजाइल को फॉलो करते हुए हम रिस्क को काफ़ी हद तक डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि डेली स्क्रम होता है, डेली मीटिंग्स होती हैं, इसके अलावा स्क्रम मास्टर होता है, जो इन सारी चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बाकी सर आप देखिएगा। ठीक है, और कोई इसमें कोई बात ऐड कर सकते हैं? सिराज भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर इसमें यही है कि जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर जो भी हमारे पास बने, लाइक जैसे अगर बात आती है उसकी क्वालिटी की, तो हम उसकी एसक्यू वगैरह अपने पास बढ़ा लें। और जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर में अगर रिस्क हैं, लाइक जैसे कहा गया कि इस डिजास्टर के केसेस में हम अपने कोड को जो है वो प्रोटेक्ट कर लें या अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर लें। तो इन टर्म्स ऑफ उसमें ये होता है कि हम रेगुलर बैकअप्स लें या रिसोर्सेज को हम अगर इंगेज करते हैं, तो वो एक तरफ से हम रिस्क को अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसकी कॉस्ट, जैसे वही आपने कहा कि वो तमाम चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। तो हम एक तरफ अगर उस चीज़ को जैसे क्वालिटी में अगर हम बढ़ाते हैं उसकी, तो उसके लिए हमें टीम बिठानी पड़ेगी। या अगर हम डेवलपर्स के बैकअप की बात करते हैं, तो वो फिर डेफिनेटली हमें कॉस्ट उसकी बेयर करनी पड़ती है। तो फिर वो हमारी कॉस्ट सॉफ्टवेयर की बढ़ जाएगी। तो वो रिस्क हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, कि अब वो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कॉस्टली हो जाएगा। तो मार्केट में फिर हम अपने कॉम्पिटिटर्स से
उसका मतलब मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो मतलब कि हम रिस्क ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि हम रिस्क को बिल्कुल ही अवॉइड कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जरा जो आपकी तमाम लोगों की बातें हैं मैं इसको थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करता हूँ। शुरू में कर लेता हूँ, जैसे असलान ने बात की कि मैं हमारे यहाँ उनकी कंपनी के अंदर एजाइल फॉलो किया जाता है। अच्छा, और एजाइल के अंदर जो है उनकी जो मैनेजमेंट है उनका आर्गुमेंट जो होता है सबसे स्ट्रांग वो ये होता है कि जी हम यहाँ पर रिस्क को कवर करके चल रहे होते हैं, राइट। वहां पे देखा जाए तो कौन सा रिस्क है जो कि वो कवर करके चल रहे हैं, वो रिस्क कवर करके चल रहे हैं कम्युनिकेशन गैप का जो रिस्क होता है उसको कवर करके चल रहे होते हैं। डेली मीटिंग्स होती हैं, स्क्रम्स होती हैं, छोटी छोटी स्प्रिंट्स होती हैं जिसके अंदर वो डिलीवरीज कर रहे होते हैं। इससे वो हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि जो डिले आ जाता है या कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उस कम्युनिकेशन गैप या उस डिले को अवॉइड करने के लिए उन्होंने स्प्रिंट्स और एजाइल की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं ताकि इस तरह से वो कम्युनिकेशन गैप को बेहतर कर सकें। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म का मामला है, वो ये है कि बिजनेस एनालिसिस या डॉक्यूमेंटेशन का जो एस्पेक्ट होता है सॉफ्टवेयर की, या क्लाइंट इंटरेक्शन या क्लाइंट के अप्रूवल, सब चीजों का वो अवॉइड करने का नाम भी एजाइल लग दिया जाता है, जो कि गलत है। एजाइल आपको ये नहीं कहता कि आप अपने क्लाइंट्स को उससे साइन ऑफ ना लें या बिजनेस एनालिसिस ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करें। वो आपको इस काम पे करने के मुख्तलिफ तरीके बताता है कि, और टूल्स बताता है कि इन टूल्स और इन टेक्निक्स के थ्रू आप ये वाला काम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोकल मार्केट में हमारे यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज इस तरह की हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन का टाइम और डॉक्यूमेंटेशन की जो कॉस्ट होती है उसको बचाने की खातिर अपने आप को एजाइल क्लेम कर रही होती है, जबकि वो एजाइल नहीं होती, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और सब चीजों को अवॉइड करने का तरीकेकार होता है, जो कि गलत है। सो एजाइल या इस तरह की जो मेथोडोलॉजीज हैं वो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से कम्युनिकेशन गैप्स का जो रिस्क है या कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से जो रिस्क हो सकता है उसकी अवॉइडेंस में आपको हेल्प करता है। ओके, अब अगला सवाल ये है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है SDLC, उस SDLC के अंदर कितने फेजेस होते हैं मेजॉरिटी? कोई एक बंदा मुझे अगर बता सके तो मैं नोट डाउन करके हम उन फेजेस को डिस्कस कर लेंगे। सर सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है, हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है, फिर डिज़ाइन होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर डिप्लॉयमेंट हो जाता है। डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग के बाद आपने कहा कि डेवलपमेंट होती है, फिर टेस्टिंग होती है और उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है। जी, उसके बाद मेंटेनेंस हम देते रहते हैं, मतलब आफ्टर अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो फिर मेंटेनेंस चलती रहती है उसकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक एक फेज, आपने जो मेरे फेज लिखवाए हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स SDLC की बात करेंगे तो आपको कुछ लोग ज्यादा फेजेस बताएंगे, कुछ लोग ब्रॉड फेजेस बताते हैं, कम फेजेस बताते हैं, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हमने ये रखा हुआ है। हमारा पहला फेज है रिक्वायरमेंट फेज, दूसरा फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज, टेस्टिंग फेज, डिप्लॉयमेंट फेज और मेंटेनेंस फेज। जी ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं ये कहता हूँ कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जहां पे हो रही है या रिक्वायरमेंट गैदरिंग जहां पे हो रही है वहां पर किस तरह के रिस्क आ सकते हैं? सर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा हद तक रिस्क हैं कि सबसे पहले तो हम अपने कस्टमर के पास, अपने क्लाइंट के पास जा रहे हैं कि उन्हें चाहिए क्या, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अब्जॉर्व कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ऐसा है वहाँ पे ये रिस्क होता है, शायद वो बंदा जो हमें बता रहा है वो मतलब यानी कि ऑथेंटिक बंदा भी है जो हमें बता रहा है, एक्चुअल यूजर है या नहीं। अच्छा, पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये होती है कि क्या वो प्रॉपर मतलब माइंडसेट के साथ बैठा है, उसको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, क्या मैं उसकी पूरी बात समझ पा रही हूँ या नहीं समझ पा रही।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ और कह रहे हैं और मैं कुछ और समझ रही हूँ। तो रिक्वायरमेंट फेज जो होता है बिल्कुल बेस फाउंडेशन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की। अगर हमने रिक्वायरमेंट सही तरीके से गैदर कर ली तो मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा हद तक जो है वो जो है क्या कहते हैं अवॉइड हो जाती है, रिस्क अवॉइड हो जाता है। अगर रिक्वायरमेंट गैदर हो गई, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन गया और उसके बाद आप अपने क्लाइंट से जो है वो उसके ऊपर मीटिंग कर लें कि देखिए यही रिक्वायरमेंट है, आप ऐसे ही चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट टेस्टिंग हो जाए, तो जो है वो इस फेज का रिस्क जो है वो काफी ज्यादा हद तक अवॉइड हो सकता है, काफी ज्यादा हद तक जो है वो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, तो फिर वो उसको हम एजाइल के थ्रू कवर अप करते हैं। बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात आपसे कहूँ कि इस फेज में से रिस्क को कवर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो शायद आपका जवाब ये होगा कि मैं साइन ऑफ प्रॉपर लूं, टाइम पे लूं, कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखूं कस्टमर के साथ, जी ताकि मेरे बिल्कुल, पास बिल्कुल ऐसा ही है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत मुझे प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए कि वो अगला बंदा क्या है, क्या रहा है, उसको चाहिए क्या मुझसे, वो जो है क्या कहते हैं किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हमें दे रहा है सॉफ्टवेयर के हवाले से, और क्या मैं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करवा पाऊंगी अपनी टीम के थ्रू या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो चीज वो हमसे मांग रहे हैं या वो जो हमसे बनवाना चाह रहे हैं मैं बना भी पाऊंगी या नहीं। तो अपने आप को क्लियर करके चलना है और सामने वाले की जो जितनी भी बात है उसको मतलब आगे टीम तक पहुंचाना, और टीम की बात जो है वो खुद मतलब स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना, और इन दोनों के दरमियान एक अच्छे तरीके से हम गैप खत्म करें, गैप जो है वो उसको अवॉइड करें, और साथ में जो है बिल्कुल 100% ना सही लेकिन कम से कम 70-80% जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनना चाहिए। जो पहला स्प्रिंट है अगर हम रिक्वायरमेंट अच्छे से गैदर कर लें तो जो फर्स्ट स्प्रिंट आता है हमारे पास, फर्स्ट डिलीवरेबल आता है, एटलीस्ट वो 70-80% जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनना चाहिए। मतलब 10% पे ना खड़े हुए हो हम, 60-70% पे खड़े हुए हो, तो इसको हम इसी तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि हम रिक्वायरमेंट लेकर रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग कर लें कि आपने यही कहा था, मैं जो आप जो कह रहे हैं क्या मैं वो सही समझी हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ गलत सुना है या मैंने कुछ गलत समझा है, ये चीज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे ब्रेक में 1 मिनट तकरीबन रह गया है, मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट वाला फेज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ऐड रिक्वायरमेंट वाली जो बात रिफत ने बताई है उसमें? सर रिक्वायरमेंट में सर हमारे पास जो रिस्क होता है बेसिकली वो ये हो सकता है कि जो हमने रिक्वायरमेंट ली है, लाइक अगर मैं एक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पर ये होगा कि अब मुझे एट द टाइम ऑफ मतलब कि अभी मैं रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा हूँ तो इनिशियली तो सबसे पहले मेरी जो टॉप मैनेजमेंट में से बात होगी तो वो रिक्वायरमेंट्स बताएंगे बहुत सी ऐसी जो कि टॉप मैनेजमेंट की तरफ उनका एम्फेसाइज ज़्यादा होगा कि हमें MIS में ये रिपोर्ट्स चाहिए, ये इस तरीके के अप्रूवल चाहिए और इस तरीके की चीज़ें चाहिए। लेकिन जब मैं डाउन लेवल पे जाऊंगा जो एंट्री फॉर्म्स होंगे या जो अदर